स्टेट को यूनियन टेरिटरी जो बनाया वो आर्टिकल 3, आर्टिकल 1, आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन है। आप नहीं कर सकते इस तरह, क्योंकि व्यूज ऑफ द असेंबली लेने हैं तो असेंबली ही जब नहीं है, पार्लियामेंट अपने आप को व्यूज कैसे दे सकती है? पार्लियामेंट जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी उसी ने करना है और असेंबली का व्यू भी देना है उन्होंने, तो दोनों चीज़ें वो नहीं दे सकते हैं। वो एक बड़ा पेचीदा सवाल बीजेपी वाले लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी वहाँ पत्थरबाजी खत्म हो गई, वहाँ स्कूल पहले भी लगते थे और इससे अच्छे रिजल्ट भी आए, वहाँ आईएएस भी उस दौर में किया लोगों ने, स्कूल भी चलते रहे, टूरिज्म भी चलता रहा, सब कुछ होता रहा और झंडा भी इससे पहले भी लहराते रहे, 15 अगस्त के दिन भी, 26 जनवरी के दिन भी। कोई नया झंडा वहाँ लहराया नहीं, ना कोई नया तरीका अख्तियार किया उन्होंने। तो ये एक ड्रामा है, चलता है ये, जब जो भी सरकार में होता है वो ड्रामा करता है, लेकिन इस सरकार में कोई ज़्यादा ही ड्रामा है कि 370 के जाने की वजह से मिनॉरिटीज को अधिकार मिले हैं, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये चीजें जो लागू हुई हैं, देखो ऑन बिहाफ ऑफ की 370 को यहाँ से एब्रोगेट किया गया है, फिर यहाँ पे जो है वो कानूनों को लागू किया गया है। तो आपको नहीं लगता कि मिनॉरिटीज के अधिकार जो हैं वो वापस आने से 370 के फिर से जा सकते हैं? भाई साहब मेरी बात सुने, ये पॉलिटिकल डिसीजन है कि किस किस को रिजर्वेशन देनी है। जहाँ तक रहा फॉरेस्ट राइट एक्ट का, फॉरेस्ट राइट एक्ट बाकी पूरे मुल्क में मिले थे, हमको ऑलरेडी महाराजा ने दिए। महाराजा के दौर का जो आपकी चरागाहें हैं, वहाँ गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी जितने थे, उनकी बाकायदा रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री है। वो सर ये भी कहा जाता है कि 370 के होने की वजह से कश्मीर वाज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वो चीज़ें गलत थी। इंटीग्रल पार्ट वो उसी दिन हो गया और जम्मू कश्मीर के आइन में भी ये चीज़ दर्ज है। आप अगर उसकी सेक्शन 3 और 5 पढ़ेंगे, आपको साफ साफ होगा कि भाई जम्मू एंड कश्मीर इज, शैल एंड रिमेन ए पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद तो कोई क्वेश्चन डज नॉट अराइज। आपने 371 में 15 स्टेटों को दिए हुए हैं, वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ये कहना कि 370 की वजह से वो इंटीग्रल पार्ट नहीं था, उस पर बहुत अच्छी बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट की, और उस पर कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट मुतमियन भी है। सर लोगों के पूछे बगैर लोगों से जो अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिए वो भी छीन लो, उनकी रियासत भी छीन लो, उनकी आइडेंटिटी और पहचान भी छीन लो, तो ये इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता कि जिसके लिए आप बना रहे हो आप उनको जेल में बंद करते हो। आर्टिकल 370 को लेकर अहम तरीन इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, और ये वो इंटरव्यू है जिसके अंदर आपको पूरे तफसील के साथ धारा 370 को लेकर अभी तक क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से इतला निकल कर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किस तरीके का रवैया अख्तियार किया हुआ है और क्या रुख है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त धारा 370 को लेकर लगातार फाइट कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर से इनकी जानिब से भी जो है वो वहाँ पे पिटीशन दर्ज की हुई है, और अब लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये 370 के इस मामले पे दिल्ली के अंदर बैठकर पल पल की अपडेट जो है वो मीडिया तक भी पहुँचा रहे हैं और 370 के केस के ऊपर फाइट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा सर, 370 का जो केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या ये स्ट्रॉन्ग है या फिर जो 370 का केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सिर्फ इमोशंस तक ही महदूद है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, स्ट्रांग केस अगर नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट पिछले 7 रोज हो गए कंप्लीटली, 8 रोज अभी सिर्फ पिटिशनर साइड से उनको कंक्लूजन अभी नहीं हुआ आर्गुमेंट का, आर्गुमेंट अभी चल रहे हैं। लीगली हमारा बहुत मजबूत केस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या व्यू लेता है उस पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकता और करनी भी नहीं चाहिए। इखलाकी तौर पर बहैसियत एक जिम्मेदार वकील के मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैटर सब जुडिस है और उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब आर्गुमेंट्स चल रहे हैं तो कोई टिप्पणी करना उसके मेरिट पे वो मौजू नहीं है। हाँ, एक मैं आपको बता सकता हूं कि जो वकला ने दलाइल दिए हैं या जो पिटीशन में प्लीड हुआ है, जो हमारा पक्ष है
पक्ष हमारा ये है कि 370 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया की क्रिएशन है और वो टेम्परेरी उस हद तक था जब तक कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उस पर अपनी राय देती कि क्या इसको कंटिन्यू करना है या इसको ख़त्म करना है। जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना के अपनी एक रिकमेंडेशन 1952 में कर दी कि राज प्रमुख जो था, जिसको महाराजा वर्ड यूज था, महाराजा को चेंज किया, खाली नाम चेंज किया और एक उसमें और प्रोविज़न ऐड किया कि महाराजा जो होगा वो सदर रियासत कहलाएगा और सदर रियासत जो है वो इलेक्ट किया जाएगा असेंबली के थ्रू, असेंबली उसको इलेक्ट करेगी। ये चेंज रिकमेंड करके बाकी उन्होंने कहा कि 370 जो है हम इसी से गवर्न होंगे, हमारे लिए यही ठीक है। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने उसको कंटिन्यू रखने के लिए कह दिया। तो वर्ड टेम्परेरी का उसके बाद कोई मीनिंग नहीं रहता है। टेम्परेरी इस हद तक था कि जब तक जो आइन साज असेंबली हमारी है, जो इलेक्टेड बॉडी थी, जब तक कि वो उसको कंसीडर करती, वो कंसीडर किया, बात खत्म हो गई, वो परमानेंट हो गया। और हमारी दलील ये है, सुप्रीम कोर्ट क्या व्यू लेता है वो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा जो दलील जिस पर जोर दिया गया कि आपने स्टेट को यूनियन टेरिटरी जो बनाया वो आर्टिकल 3, आर्टिकल 1, आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन है, आप नहीं कर सकते इस तरह, क्योंकि व्यूज ऑफ द असेंबली लेने हैं तो असेंबली ही जब नहीं है, पार्लियामेंट अपने आप को व्यूज कैसे दे सकती है। पार्लियामेंट जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी उसी ने करना है और असेंबली का व्यू भी देना है उन्होंने, तो दोनों चीजें वो नहीं दे सकते हैं। वो एक बड़ा पेचीदा सवाल है 356 को, वो भी एक इंटरप्रिटेशन का मामला है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास चली जाती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के पास जाती हैं, लेकिन वो होता है टेम्परेरी रिस्टोर करने के लिए। उसके लिए परमानेंट चेंजेस आप इस तरह की नहीं कर सकते हैं कि आप किसी स्टेट को ही ख़त्म कर दो, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दो, उसकी जो ऑटोनॉमी है उसको ख़त्म कर दो, उसकी रेजिडुरी पावर्स ख़त्म कर दो। ये पावर्स जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट करना है 356 को भी, 357 को भी, कि क्या 356 लगाकर आप किसी तरह किसी स्टेट की ऑटोनॉमी, उसकी अपनी इंटेग्रिटी, उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी आइडेंटिटी जो है वो खत्म कर सकते हैं। सर 370 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया है क्या? बिल्कुल गैर आईनी तरीके से। कैसे सर? हमारा यही तो कहना है कि भाई 370 के लिए पहले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की रिकमेंडेशन चाहिए थी, आइन साज असेंबली की जो है रिकमेंडेशन चाहिए थी। इन्होंने क्या किया है कि आइन साज असेंबली के लिए अमेंड किया प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंशियल आर्डर के थ्रू आर्टिकल 367 को, वहां कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जगह कहां पढ़ा जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं थी वहां उस वक्त, तो कहा लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल है तो लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर्स जो है वो पार्लियामेंट के पास है, तो पार्लियामेंट रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि आप इसको हटा दो। बिल्कुल ही मतलब समझ लो कि एक फ्रॉड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर पार्लियामेंट में मेजोरिटी में हुआ ये? मेजॉरिटी माइनॉरिटी का सवाल ही नहीं, जब आपको इख्तियार नहीं है, अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की पावर जो है वो पार्लियामेंट नहीं एक्सरसाइज कर सकती है, वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी उससे कोई ताल्लुक नहीं। पहले ये है कि पावर है आपके पास, जब पावर ही नहीं है। सर 370 को किस बुनियाद पे हटाया गया था? सर बुनियाद तो उसी में दी हुई है कि भाई प्रेसिडेंट रिकमेंड कर रहा है अमेंडमेंट 367 में पहले कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो पढ़ी जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली थी नहीं, कहा कि क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली 356 में पावर है पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट रिकमेंड करती है। सर 371 को क्या रिपील करता है 370 क्लास 3? क्या इसके तहत एब्रोगेट किया जा सकता है? उन्होंने क्लास 3 को इस्तेमाल करके पूरे आर्टिकल को अमेंड कर दिया, मतलब डी ऑपरेशनलाइज कर दिया। आर्टिकल 370 क्लास 3 को इस्तेमाल किया, उसको इस्तेमाल किया अमेंडमेंट के लिए 367 की अमेंडमेंट की। वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसको हटाया, कहा कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है क्लास 3 में वो पढ़ी जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर जो है वो पार्लियामेंट इख्तियार करके उसको हटा दी। सर एक बड़ा अहम तरीन ये भी है कि जिस तरीके से दुष्यंत दावे जी ने बहस की, लगातार उनकी बहस को सब लोगों ने सुना भी, उसमें जो CJI है उन्होंने ये भी कहा कि या तो 371, अगर 371 है तो 373 का क्लास 3 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो या तो पूरे का पूरा रहेगा या पूरे का पूरा खत्म भी होगा। इस तरीके की ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई
370 क्लास 3 जो है वो 2 के बारे में उनको को कन्फ्यूजन था, वो बाद में रिमूव हो गया कन्फ्यूजन। जब उन्होंने 2 को दोबारा पढ़ा तो वो ठीक हो गया था कि भाई क्लास 2 जो है वो तो ख़त्म हो गई थी उसी दिन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी। कि उससे पहले जो गवर्नमेंट ने जो अपनी कंसेंट या कंकरेंस दी थी तो उसको लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सामने रखा गया और उन्होंने अप्रूव दिया, तो वो और मामला था ये नहीं। सर 370 की क्या उम्मीदें हम रखें सर? देखो उम्मीद तो हम रखेंगे, जाहिर सी बात है, जब पिटिशनर है तो पिटिशनर तो उम्मीद रखेंगे जब तक कि फैसला नहीं आता। हमें तो मुझे तो सर गवर्नमेंट का कोई पार्ट अभी तक आया नहीं? अभी नहीं, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी मुझे लगता है ट्यूसडे को भी हमारी तरफ से अभी कुछ पिटिशनर्स की जो दलाइल हैं वो बाकी हैं, उसके बाद गवर्नमेंट का स्टार्ट। सर ये भी कहा जा रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि गवर्नमेंट ने कहा कि हमने एब्रोगेट किया 370 को, हालात नॉर्मलसी में लाए, यहाँ पे टेररिज्म को खत्म किया। ये चीज़ें कोई माना नहीं रखती हैं भाई, ये आइनी मामला है और आइनी बुनियादों पर ही इसका फैसला होगा। डेवलपमेंट पहले भी होती रही, अमन पहले भी रहा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कभी खराब होती कभी अच्छी होती, उसका आइन के साथ क्या लेना देना? मुझे ये बताओ। कोई ये तो बीजेपी वाले लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी वहाँ पत्थरबाजी खत्म हो गई, वहाँ स्कूल पहले भी लगते थे और इससे अच्छे रिजल्ट भी आए, वहाँ आईएएस भी उस दौर में किया लोगों ने, स्कूल भी चलते रहे, टूरिज्म भी चलता रहा, सब कुछ होता रहा और झंडा भी इससे पहले भी लहराते रहे, 15 अगस्त के दिन भी, 26 जनवरी के दिन भी। कोई नया झंडा वहाँ लहराया नहीं, ना कोई नया तरीका अख्तियार किया उन्होंने। तो ये एक ड्रामा है, चलता है ये, जब जो भी सरकार में होता है वो ड्रामा करता है, लेकिन इस सरकार में कोई ज़्यादा ही ड्रामा है। सर क्या आइडिया है आपको, क्या महसूस हो रहा है कि कब तक 370 को लेकर जो है? अब तो दलीलें जब मुकम्मल हो जाएंगी उसके बाद रिजर्व हो जाएगा, कुछ दिन लगेंगे जजेस को डिसाइड करने में, जाहिर सी बात है। मुझे नहीं लगता कि तारीख में इतना बड़ा मामला कभी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास आया है, बहुत बड़ा मामला है, तो जाहिर सी बात थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। सर कपिल सिब्बल जी ने भी कुछ दलीलें सामने रखी, कुछ बातें उन्होंने जो है वो सीजीआई के सामने रखी, शायद आपने भी सुनी होगी। बात है उनका जो कहना था, आप किस तरीके से वो देखते हैं? भाई देखो, दलीलें जो है इतने बड़े आईनी मामले में बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं, कुछ जजेस एक्सेप्ट करते हैं, कुछ रिजेक्ट करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, द वायरस ऑफ द एक्ट, whether it is ultra virus or intra virus, that has to be seen by the Supreme Court। दलीलें बहुत सारी देते हैं, वो दूसरी साइड से जब आएंगी दलीलें तब भी देखना सवालों की बुछाड़ें होंगी, वो चलता है, वो तो एक दैट इज रूटीन। 370 कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट हो चुका है सर? नहीं, 370 है अभी, डी ऑपरेशनलाइज हो गया कि भाई उसका जो अब कोई माना नहीं रहा। 370 तो अभी है, एक क्लास है वहां, आर्टिकल 370 इज स्टिल देयर, लेकिन उसको डी ऑपरेशनलाइज कर दिया कि भाई तो पूरा आइन, जब आपने सीधा कहा कि पूरा हिंदुस्तान का जितना आइन है वो लागू होगा, और सबसे बड़ी चीज कि जो रेजिडुअरी पावर्स थी, जो असेंबली की पावर्स थी, वो खत्म कर दी। सर ये भी कहा जाता है कि 370 के होने की वजह से कश्मीर वाज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वो चीजें गलत थी। इंटीग्रल पार्ट वो उसी दिन हो गया, और जम्मू कश्मीर के आइन में भी ये चीज दर्ज है। आप अगर उसकी सेक्शन 3 और 5 पढ़ेंगे आपको साफ साफ होगा कि भाई जम्मू एंड कश्मीर इज शैल एंड रिमेन ए पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद तो कोई क्वेश्चन डज नॉट अराइज। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं है, वो तो बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस पर कहता है, खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में था, इज शैल एंड रिमेन ए पार्ट ऑफ इंडिया। दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। इंटीग्रल पार्ट है, और सिमिलर प्रोविजन आपने 371 में 15 स्टेटों को दिए हुए हैं, वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ये कहना कि 370 की वजह से वो इंटीग्रल पार्ट नहीं था, उस पर बहुत अच्छी बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट की, और उस पर कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट मुतमियन भी है। सर ऐसा एक चीज तो और भी है, बड़ा आखिरी सवाल है, इंपॉर्टेंट है सर, कि 370 के जाने की वजह से मिनॉरिटीज को अधिकार मिले हैं, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये चीजें जो है लागू हुई हैं। देखो ऑन बिहाफ ऑफ की 370 को यहाँ से एब्रोगेट किया गया है, फिर यहाँ पे जो है वो कानूनों को लागू किया गया है। तो आपको नहीं लगता कि मिनॉरिटीज के अधिकार जो हैं वो वापस आने से 370 के फिर से जा सकते हैं? भाई साहब मेरी बात सुने, ये पॉलिटिकल डिसीजन है कि किस किस को रिजर्वेशन देनी है। जहां तक रहा फॉरेस्ट राइट एक्ट का, फॉरेस्ट राइट एक्ट बाकी पूरे मुल्क में मिले थे, हमको ऑलरेडी महाराजा ने दिए हुए थे। महाराजा के दौर का जो आपकी चरागाहें हैं, वहां गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी जितने थे, उनकी बाकायदा रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री है, वो बैक कहते हैं उसको, बैक। जितने ही अपर रीचेस में लोग जाते हैं, जो भी लोग जाते हैं, आप रेवेन्यू बंदोबस्ती रिकॉर्ड आप देखोगे,
उसमें भी उनकी एंट्री है, उनको कोई छेड़ नहीं सकता। वो कोर्ट में जाकर एक दूसरे उनके दावे में सुनता रहा। पुंछ में, सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि 370 घिसते घिसते घिस जाएगा। अरे भाई, और सर घिस गया। पुरानी बात है, घिसते घिसते घिसेगा। वो छोड़ो आप, उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा मुझे नहीं पता है उसका, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। घिसना अलग चीज है। तुम लोगों के पूछे बगैर लोगों से जो अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिए वो भी छीन लो, उनकी रियासत भी छीन लो, उनकी आइडेंटिटी और पहचान भी छीन लो, तो ये इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता कि जिसके लिए आप बना रहे हो आप उनको जेल में बंद करते हो। आप तो मीडिया वाले हो, आपको तो ज्यादा पता है मुझसे भाई, मुझे बताने की क्या जरूरत है। 5 अगस्त के बाद कितना अरसा कर्फ्यू रहा यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में, किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया, मुझे भी गिरफ्तार रखा। कौन आदमी था जो गिरफ्तार नहीं हुआ उस दौर में? जिसका रिकॉर्ड में गिरफ्तार नहीं हुआ उसको घर में बाहर संतरी खड़े थे, बाहर नहीं निकलने देते थे। जितने लीडर थे आपने बंद किए हुए थे, क्यों बंद किए थे फिर? अगर लोगों की मर्जी से ये सब कुछ हुआ है और अगर लोग खुश हैं, आप इलेक्शन करवाओ, पता चले ना आपको कि लोग कितने खुश हैं इसके हटने से, वो जवाब देंगे आपको। कॉन्स्टिट्यूशनली मजबूत है सर हम लोग 370 को लेकर, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल मजबूत है। हमें तो पूरी उम्मीद है, फाइट फॉर राइट सर, बिल्कुल हमें तो पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा या जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। चलिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुजफ्फर इकबाल खान साहब थे जिन्होंने दो टॉक अल्फाजों में जो है वो पूरी दलीलें पेश की।